मूवी की शुरुआत मानसिक बीमारी से ग्रस्त एक आदमी साइमन से होती है, जो एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया होता है। साइमन ने अपनी बीमारी की वजह से पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं किया होता, ना ही कभी स्कूल गया होता है। और यहाँ भी जब इंटरव्यूअर उसके बारे में पूछ रही होती है, तो साइमन की बीमारी की वजह से उसे अपने दिमाग में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। और अचानक उसे इंटरव्यूअर की जगह एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता है। घबराकर साइमन अजीब बेढंगे शब्द बोलने लगता है, और इसी वजह से नौकरी पाने का यह मौका भी उसके हाथ से निकल जाता है। अब हम एड नाम के एक आदमी से मिलते हैं, जो एक स्टोर के कैंपस में खुद को कैंपस का सिक्योरिटी गार्ड मानकर कैफेटेरिया में एक लड़के को खाना चुराते हुए पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर हैंड सैनिटाइजर छिड़क देता है। लेकिन दूसरा कैंपस सिक्योरिटी गार्ड एड पर ही भड़क कर कहता है, तुम अब यहाँ काम नहीं करते हो एड, ये सब करने का तुम्हारा हक नहीं बनता, और उसे दोबारा स्टोर में न लौटने की चेतावनी देता है। साथ ही एड को एक नाकाम इंसान कहकर उसकी बेइज्जती करते हुए गार्ड्स की रिजर्व जगह में गाड़ी खड़ी करने के लिए उस पर $50 का जुर्माना भी लगा देता है। साइमन और एड दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और दोनों ही निराश होकर अपने अपने घर लौट आते हैं। साइमन वहीं अपनी बहन डी के साथ रहता है, जो उसकी देखभाल करती है। वहीं दूसरी ओर एड उनके पड़ोस में ही अकेला रहता है और अपने सिक्योरिटी बैज को एक घड़ी के अंदर छुपा कर रखता है, जो सीक्रेट लॉकर का भी काम करती है। अगले दिन साइमन डॉक्टर से मिलने जाता है और उनके पूछने पर झूठ बोलता है कि अब उसकी हेलुसिनेशंस और बाकी सारी परेशानियां रुक गई हैं। वहां से लौटते वक्त साइमन को रास्ते में एक आदमी एक लड़की का किडनैप करता हुआ दिखता है। घबराहट में साइमन के अंदर की आवाज़ उससे कहने लगती है कि तुम ठीक से कुछ कह भी नहीं सकते हो, घर लौट चलो। किडनैपर उसके सामने लड़की को ज़बरदस्ती वैन में डालकर भागने लगता है, लेकिन साइमन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तो उसके अंदर की आवाज़ उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तब भी तुम ऐसे ही खड़े थे जब मैंने तुम्हारी बहन का जबड़ा तोड़ा था, और तुम अभी भी ऐसे ही खड़े रह जाओगे। साइमन किसी तरह वैन के पीछे दौड़ता है, लेकिन तब तक वैन निकल जाती है। पर वह किसी तरह उसका नंबर याद कर लेता है और सीधे एड के घर पहुंच जाता है। एड भी साइमन को जानता है। वह साइमन को पागल समझता है, क्योंकि साइमन ने कुछ दिन पहले बीच सड़क पर 2 पुलिस वालों को मारा होता है। साइमन उसे बताता है कि उसने एक लड़की का किडनैप होते हुए देखा है और उससे पुलिस स्टेशन जाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन एड उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। इसलिए साइमन अकेला ही पुलिस स्टेशन जाने लगता है। रास्ते में भी उसके अंदर की आवाज़ उसे तंग करती रहती है। फिर भी साइमन किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचकर डिटेक्टिव लिज को उस लड़की और पूरी किडनैपिंग की घटना का विवरण देता है और वैन का नंबर भी बताता है। डिटेक्टिव भी जांच करने का वादा करती है, लेकिन साइमन के जाने के बाद जब वह उसकी फाइल देखती है तो उन्हें भी पता चल जाता है कि साइमन मानसिक रूप से अस्थिर है। घर पहुंचकर साइमन के अंदर की आवाज़ उससे कहने लगती है कि उन्हें पहले से पता है कि तुम एक पागल हो, वो उस लड़की की तलाश नहीं करेंगे। साथ ही वह आवाज़ साइमन को चिढ़ाने भी लगती है कि तुम एक डरपोक हो, जो अब भी अलमारी और बिस्तर के नीचे छिपे डिमंस से डरता है। साइमन परेशान होकर डिटेक्टिव को कॉल करके पूछता है कि क्या उन्होंने लड़की को ढूंढ लिया। तो डिटेक्टिव लिज बताती है कि उन्हें उस नंबर से रजिस्टर्ड कोई गाड़ी ही नहीं मिली है। साइमन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने सच में ये सब देखा था, लेकिन डिटेक्टिव बिना किसी ठोस सबूत के साइमन की बातों पर भरोसा करने से मना कर देती है। साइमन फिर से मदद मांगने एड के घर आ जाता है और उससे कहता है कि पुलिस उस लड़की को नहीं ढूंढ रही है। एड पहले तो उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन फिर जब साइमन कहता है कि मुझे पता है कि तुम पहले कभी पुलिस वाले या ऐसा ही कुछ हुआ करते थे, तो एड खुश हो जाता है और उसे अंदर आने देता है। साइमन एड को बताता है कि उसने पुलिस को नंबर दिया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि नंबर गलत है। एड को लगता है कि साइमन नंबर ठीक से याद नहीं कर पाया होगा और पुलिस ने सिर्फ उसी नंबर की जांच की होगी। एड एक वेबसाइट पर साइमन के बताए नंबर से मिलते जुलते अक्षरों को बदलकर दूसरी संभावित नंबर प्लेट्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। तो वह साइमन से कहता है कि अब हमें प्लान बी पर जाना होगा। फिर वह उसके सामने ही अपनी घड़ी वाले सीक्रेट लॉकर से अपना सिक्योरिटी बैच निकालता है और साइमन को लेकर मोटर वाहन विभाग आ जाता है और वहां की अधिकारी से कैंपस सिक्योरिटी हेड बनकर उस नंबर प्लेट जैसी गाड़ियों के मालिकों की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। लेकिन अधिकारी साफ मना कर देती है कि उसे इस तरह की जानकारी किसी सिक्योरिटी गार्ड को देने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर साइमन की अंदर की आवाज़ फिर से उसे तंग करती है कि तुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि उस लड़की के साथ अभी क्या हो रहा होगा। घबराकर साइमन ऑफिसर पर गुस्सा होकर कहने लगता है, एक लड़की को किडनैप किया गया है, प्लीज़ मदद कीजिए।
लेकिन मामला बिगड़ने से पहले ही एड उसे शांत करके बाहर ले आता है और अब उनके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं बचे हैं। सोचकर खुद उसकी मदद करने का फैसला करता है। उधर डिटेक्टिव लिज को भी साइमन की लाइसेंस प्लेट्स पता करने की इस कोशिश के बारे पता चल जाता है। साइमन अब एड को उस जगह लाता है जहां किडनैपिंग हुई थी और एड को बताता है कि उस लड़की ने छोटी स्कर्ट्स पहनी हुई थी और भारी मेकअप किया हुआ था। ये सुनकर एड उसे ऐसे इलाके में लाता है जहां वर्किंग गर्ल्स खड़ी रहती हैं। दोनों पुलिस वाले बनने का नाटक करके एक लड़की से उस किडनैप हुई लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता। और एड उस लड़की के बिहेवियर से कंफर्म भी करता है कि वह सच कह रही है। पर थोड़ी देर बाद वहां से लौटते समय अचानक कुछ लोग आकर एड की कार की लाइट्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर एड और साइमन को गाड़ी से बाहर घसीट लेते हैं। एड समझाता है कि वे लोग बस एक लड़की को ढूंढ रहे थे जो खतरे में हो सकती है, लेकिन उस ग्रुप की लीडर कहती है कि यहाँ ऐसी कोई लड़की काम नहीं करती है और उन दोनों को धमकाकर कहीं और जाकर नकली पुलिस वाले बनने कहती है। एड कहने लगता है कि उन्हें अब घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो यह भी पता नहीं कि जिस लड़की को वे ढूंढ रहे हैं वह सच में मौजूद है भी या नहीं। उसे भी लगने लगता है यह बस साइमन का वहम है। ये सुनकर साइमन गुस्से में वहां से अकेले ही जाने लगता है। तो एड का भी मन बदलता है और वह उसके पीछे जाता है। उसे एहसास होता है कि साइमन अकेले ये काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वह फिर से साइमन की मदद करने का फैसला करता है। वह उसे लेकर उसी कैंपस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जिससे एड की पहले बहस हुई थी। एड उसे किसी तरह ब्लैकमेल करके उनकी मदद करने के लिए मना लेता है और सिक्योरिटी गार्ड के ट्रैफिक डिवीजन वाले एक दोस्त की मदद से उन्हें लाइसेंस प्लेट्स का डेटा मिल जाता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उस नंबर जैसी 3 प्लेट्स हैं, लेकिन कोई भी वैन के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब वैन पर जो प्लेट लगी थी वह उन तीनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी से चुराई हुई नंबर प्लेट हो सकती है। इसलिए अब उन्हें पता लगाना होगा कि उन 3 गाड़ियों में से किसकी प्लेट मिसिंग है। दोनों लिस्ट में दिख रहे पहले पते पर पहुंचते हैं। साइमन लोगों की आंखों में नहीं देख पाता है, इसलिए एड उसे अपनी आंखों में कुछ सेकंड देखने कहकर उसकी हिम्मत बढ़ाता है। फिर वे दोनों पहली कार के मालिक से मिलकर उसकी कार के बारे में पूछते हैं। वे आदमी उन्हें बताता है कि वह कार अब उसके पास नहीं है, वह जंकयार्ड में कहीं पड़ी हुई है। दोनों अब उससे रसीद लेकर जंकयार्ड पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जंकयार्ड के मालिक कर्ट से होती है। कर्ट उन्हें परमिशन दे देता है। फिर दोनों काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार उस कार को ढूंढ निकालते हैं और उसकी नंबर प्लेट गायब देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि इसी गाड़ी की नंबर प्लेट का इस्तेमाल करके किडनैपिंग की गई है। लेकिन एड साइमन को बताता है कि अब उनके पास चोर को ट्रैक करने का कोई रास्ता नहीं है। तो साइमन परेशान होने लगता है और उसे अचानक से एक लड़की की चीख सुनाई देने लगती है, लेकिन वह सिर्फ उसका हेलुसिनेशन होता है। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर की आवाज़ उसे ताना मारती है और वहाँ साफ होता है कि साइमन जिस आवाज़ को हमेशा सुनता है वह दरअसल उसके पिता की है। उधर डिटेक्टिव लिज भी मोटर वाहन विभाग पहुंचकर साइमन ने वहाँ क्या किया था ये जानने के लिए वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। एड और साइमन भी अब घर लौट आते हैं, जहाँ साइमन की बहन डी उसे शहर की एक सर्विस के बारे में बताती है जो साइमन जैसे लोगों को नौकरी दिलवाती है और साइमन से कहती है कि उसे जल्दी ही जॉब करनी होगी क्योंकि वह अकेले घर नहीं चला पा रही है। तो साइमन भी कहता है कि वह खुद ही जॉब ढूंढ लेगा, लेकिन जब वह देखता है कि उसकी बहन ने उसका कमरा साफ करके उसका बिस्तर भी ठीक कर दिया है तो साइमन बिस्तर के नीचे छिपे डीमन से डर से अपनी बहन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो तुमने मुझे पापा के साथ अकेला क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि इसी वजह से आज तक भी उसके मन से उनके बुरे पिता का डर बाहर नहीं निकल पाया है। तो उसकी बहन डी भी उदास होकर कहती है, तब मैं खुद भी सिर्फ 16 साल की एक बच्ची थी और अपने काम पर निकल जाती है। इसी दौरान जब एड भी अपने घर में होता है तो वही किडनैपर उसके घर में घुसकर उस पर हमला कर देता है। साइमन अपनी खिड़की से ये सब देख लेता है और एड को बचाने उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक किडनैपर ने एड की बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी होती है और एड से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तो एड भी उसे कहता है कि मुझे पता है कि वह लड़की तुम्हारे पास ही है। तभी साइमन भी वहां पहुंच जाता है और किडनैपर का ध्यान भटकाकर उसकी बंदूक छीन लेता है। किडनैपर चेतावनी देने लगता है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो उसके साथी लड़की को भी मार देंगे और बंदूक वापस छीनने साइमन पर झपटता है, लेकिन साइमन से गोली चल जाती है और किडनैपर जमीन पर गिरकर मर जाता है। तभी किडनैपर के फोन पर कॉल भी आने लगती है।
घबराहट में साइमन एड को संभालकर किसी तरह बाहर कार में लाता है, लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर पूरे मोहल्ले वाले पुलिस को कॉल करने लगते हैं। इसलिए साइमन एड को लेकर जल्दी से अपनी बहन के सैलून आ जाता है। साइमन की बहन 3rd ईयर नर्सिंग स्टूडेंट होती है, इसलिए वह एड की हालत देखकर तुरंत उसका जख्म साफ करती है और उसके माथे पर लगी चोट पर किसी तरह टांके लगा देती है। डिटेक्टिव लिज भी अब एड के घर पहुंच जाती है, लेकिन मृत आदमी की पहचान करना आसान नहीं होता क्योंकि गोली से उसका चेहरा बिगड़ चुका है। साइमन की बहन साइमन से कहती है कि उसे ये सब पुलिस को बताना होगा, तो एड भी कहता है कि वह सही कह रही है और खुद भी साइमन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे भी पहले ही सब कुछ समझ जाना चाहिए था और इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन साइमन एड को किडनैपर का फ़ोन दिखाकर कहता है कि हम उस लड़की को मरने नहीं दे सकते। पुलिस अब सैलून के बाहर पहुंच जाती है, इसलिए साइमन और एड के कहने पर डी सामने जाकर पुलिस को बिना वारंट के अंदर आने से रोकने लगती है। अंदर एड साइमन से किडनैपर का फ़ोन लेकर किडनैपर के पार्टनर के नाम से सेव नंबर पर कॉल करता है और वह नंबर उसी जंकयार्ड के मालिक कर्ट का होता है जहां उन्हें वह कार मिली थी। दोनों पीछे के रास्ते निकल जाते हैं और जब तक पुलिस सैलून के पीछे आती है तब तक दोनों एक बस लेकर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन पुलिस को सैलून के पीछे खड़ी एड की कार मिल जाती है। अगली सुबह जब जंकयार्ड का मालिक कर्ट अपने ऑफिस पहुंचता है तो एड उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे कुर्सी पर बांधकर उससे किडनैप की गई लड़की के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कर्ट उन्हें कुछ नहीं बताता है। तभी साइमन नोटिस करता है कि कर्ट के पास भी एड जैसी ही लॉकर वाली घड़ी है। दोनों उसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर से उन्हें उस किडनैप हुई लड़की का पासपोर्ट मिलता है। अचानक साइमन को हेलुसिनेशन होता है। उसे कर्ट की जगह अपने पिता दिखाई देते हैं। वह गुस्से में एक प्लायर उठाकर कर्ट का कान दबा देता है और लड़की कहाँ है पूछने लगता है। एड उसे शांत कराता है, लेकिन फिर कर्ट साइमन की हालत देखकर हंसने लगता है तो एड खुद उसके चेहरे पर सीधा हैंड सैनिटाइजर छिड़क देता है और कहता है कि इस पर साफ लिखा है कि यह आंख में जाए तो तुरंत धोना जरूरी है, वरना गंभीर नुकसान हो सकता है। तो घबराकर कर्ट उन्हें बताता है कि वह किडनैपर से ऑनलाइन मिला था और दोनों मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा कर रहे थे। तभी किडनैपर के फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है तो एड कर्ट से पूछता है कि उसका दूसरा पार्टनर कौन है, लेकिन कर्ट कहता है कि उसे नहीं पता है। फिर वह पूछने पर बताता है कि किडनैपर लड़कियों का पासपोर्ट रखकर उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाता था। कर्ट ये भी बताता है कि एक लड़की ने कभी भागने की कोशिश की थी। किडनैपर ने कहा था कि वह उस लड़की को सबक सिखाएगा ताकि दूसरी लड़कियां वहां से भागने से डरें। साइमन गुस्से से बौखला जाता है क्योंकि वह वही लड़की थी जिसे साइमन ने उस दिन अपने सामने पिटते देखा होता है। आखिरकार कर्ट उन्हें एक घर का पता देता है जहां उसने चोरी की गई नंबर प्लेट डिलीवर की थी और बदले में वह खुला छोड़े जाने की डिमांड करता है। लेकिन एड उससे पता लेते ही पुलिस को कॉल कर देता है। फिर एड और साइमन उस पते की तलाश में निकल पड़ते हैं। पीछे डिटेक्टिव लिज भी कर्ट के ऑफिस पहुंच जाती है और उस लड़की का पासपोर्ट देखकर समझ जाती है कि कर्ट भी उस किडनैपिंग में शामिल है। इस बीच साइमन और एड कर्ट के बताए पते पर पहुंच जाते हैं, लेकिन साइमन को फिर से हेल्यूसिनेशन होने लगता है और उसे अपने पिता उस घर के दरवाजे पर खड़े दिखते हैं, जो उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम उस लड़की को बचा नहीं सकते, यहाँ से वापस मुड़ जाओ। एड साइमन की हालत समझ जाता है और एक पेन को बार बार क्लिक करके उसकी आवाज़ से साइमन को शांत करके वापस रियलिटी में खींच लाता है। फिर वह पेन भी साइमन को ही दे देता है ताकि साइमन अगली बार खुद ही खुद को संभाल सके। फिर दोनों उस घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। पुलिस से घर को चारों ओर से घेर लिया है, कहते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने पर भी अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता है। एक डेस्क पर उन्हें 4 अलग अलग लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तभी साइमन को ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। दोनों भागकर ऊपर जाते हैं, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। साइमन डरने लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। एड गहरी सांस लेकर कहता है, हमने कोशिश तो की, और दोनों थक कर बैठ जाते हैं। पर तभी सीढ़ियों से एक बूढ़ी औरत हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उनके पास आ जाती है। घबराकर एड तुरंत उस पर बंदूक तान देता है तो वह औरत भी घबराकर वहां से भाग जाती है और उन्हें लगता है कि शायद वह उस लड़की की माँ थी। दोनों फिर से ऊपर जाते हैं और एक छिपा हुआ कमरा ढूंढ निकालते हैं। एड किसी तरह एक पेन से उसका ताला खोल देता है और अंदर उन्हें आखिरकार किडनैप की गई लड़की जिंदा मिल जाती है। वे उसे बाहर लाते हैं जहां पुलिस पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन असली हीरो एड और साइमन होते हैं। डिटेक्टिव लिज साइमन के पास आकर उससे कहती है, तुमने अच्छा काम किया,
ये सुनकर साइमन को खुद पर प्राउड फील होता है। फिर एड भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है, तो साइमन भी अब उसकी आंखों में देखकर खुशी से मुस्कुराता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।